देखो, स्थल रूपों के निर्माण की प्रोसेस है उसके बारे में अपन ने लिखा, और अब अपन प्रमुख स्थल रूप और उसमें पर्वत पढ़ेंगे। सबसे पहले पर्वत के बारे में अपने को पढ़ना है। मेजर लैंडफॉर्म माउंटेन है, उसके बारे में अपने को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि माउंटेन किसे कहते हैं, माउंटेन क्या होता है, पर्वत किसे कहा जाता है। तो पर्वत का मतलब है कि सामान्य रूप से जो आसपास का धरातल है, उस आसपास के धरातल से एकदम ऊंचे उठे हुए भाग जिनका शिखर संकुचित होता है। शिखर किस प्रकार का होगा, संकुचित, और ढाल तीव्र होता है। मतलब इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां होती है उनको पर्वत कहते हैं। इसकी आसपास का धरातल है उससे एकदम ऊपर उठे हुए होते हैं। और दूसरा, जिनका शिखर किस प्रकार का होगा, संकुचित और ढाल तीव्र होता है, उसी को माउंटेन कहा जाता है, पर्वती कहते हैं। अब फिंच के अनुसार अगर देखा जाए कि पर्वत उसे कहा जाता है कि जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक होनी चाहिए, कि जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक होगी उनको माउंटेन कहते हैं। और उसके साथ में एक शर्त भी रखिए कि उनका जो ढाल है वो 26 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री होना चाहिए। समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर और ढाल 26 से 35 डिग्री होगा, फिंच के अनुसार उनको माउंटेन कहा जाता है। अब पर्वतों का वर्गीकरण करें, 3 प्रकार से अपन पर्वतों का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा ऊंचाई के आधार पर, और तीसरा आयु के आधार पर। सभी इंपॉर्टेंट हैं, आरएस मेंस की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रीट के एसएसटी सेकंड लेवल की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला अपन ने लिखा है उत्पत्ति के आधार पर पर्वत। उसमें एक वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन जिसको कहते हैं, दूसरा गुमुंदाकार पर्वत, तीसरा अवरोधी पर्वत, चौथा संग्रहित पर्वत, और पांचवा कौन सा हो गया, अवशिष्टी पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन है। वलित पर्वत, तो वलित पर्वत कौन सा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो संपीड़नात्मक बल, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए कि इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, कौन से बल के द्वारा होता है, संपीड़नात्मक बल के द्वारा इस प्रकार का जो पर्वत बनेगा उसको कौन सा पर्वत कहते हैं, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। धरातल पर वलन पड़ जाते हैं, इससे वलित पर्वतों का निर्माण, और ये ज़्यादातर वलित पर्वत है यानी इनका निर्माण भूसनतियों से हुआ है। यानी जैसे 33 सागर उससे हिमालय पर्वत है उसका निर्माण, तो हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, ये सभी एटलस वगैरह ये सभी पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये विश्व के सबसे नए पर्वत हैं। दूसरा, ये पर्वत महाद्वीपों के किनारों पर है, या तो उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं या पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे रॉकीज और एंडीज उत्तर से दक्षिण की ओर। जो इसी प्रकार से हिमालय है यानी एटलस पर्वत आता है, आल्प्स आता है पूर्व से पश्चिम की ओर। इन्हीं पर्वतों में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती, चाहे वो माउंट एवरेस्ट अपन लिख सकते हैं, माउंट एकांका गोवा लिख सकते हैं, माउंट मेंकिले अपन लिख सकते हैं। ये सभी वलित पर्वतों में है जिनकी उत्पत्ति संपीड़नात्मक बल के द्वारा होती है। इसके बाद में दूसरा है गुमुंदाकार पर्वत, डम माउंटेन है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब उभार आता है, यह ज्वालामुखी यह यानी वो बाहर आने का भरसक प्रयास करता है लेकिन लावा बाहर नहीं आ पाता है, तो और ये गुमुंद के रूप में धरातल को ऊपर उठा देगा। ऐसे गुमुंद के रूप में जब धरातल को ऊपर उठा दिया जाता है उससे डम माउंटेन की उत्पत्ति होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी उसका उटा प्रांत आता है, उटा प्रांत में एक पर्वत है हेनरी पर्वत है, यानी वो किस प्रकार का पर्वत आता है, गुमुंदा का। तो ये तनाव जो अपन लिखें कि इसकी उभार शक्ति के द्वारा, उभार के द्वारा जब आंतरिक भाग का जो बल होता है वो ऊपर उठाएगा तो गुमुंद के रूप में यानी उभार आ जाता है, इससे डम माउंटेन की उत्पत्ति होती है। ये यानी जो गुमुंदाकार पर्वत इनको अपन कह सकते हैं, यानी जो उटा प्रांत आता है उसमें यूंटा और जो हेनरी पर्वत है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, यानी एक हेनरी और एक यूंटा पर्वत है। यानी ये किस प्रकार के पर्वत हैं, गुमुंदाकार है पर्वत। हालांकि वर्तमान में कोई यानी नवीन गुमुंदाकार पर्वत नहीं है। इसका कारण क्या है कि यानी गुमुंद के साथ साथ यानी उत्थान के साथ साथ अपर्दन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अगला एक आता है अवरोधी पर्वत, ब्लॉक माउंटेन है।
ये ब्लॉक माउंटेन तनाव शक्ति के द्वारा, भ्रंश के द्वारा, यानी इनको भ्रंशोस्त पर्वत भी कहते हैं, उसके द्वारा इनका निर्माण होता है कि जब दो समानांतर भ्रंश हैं उनके बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, यानी मध्यवर्ती, जैसे ये अपन ने लिखा है एक भ्रंश ये है, दूसरा भ्रंश ये है, और इनका ये बीच का भाग यानी ऊपर उठ गया है, तो इसको कौन सा पर्वत कह दिया जाता है, यानी ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना आता है, यानी ब्लॉक पर्वत कह सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया पर्वत यानी उदाहरण अपन लिखे हमारे भारत में, यानी सतपुड़ा पर्वत आ गया। पाकिस्तान है यानी उसमें शाल्ट रेंज आता है, तो ये सतपुड़ा अपने भारत में अपन लिख सकते हैं। एक तरफ यानी जो नर्मदा नदी बह रही है, एक तरफ यानी तो ताप्ती नदी है, और ये बीच में ब्लॉक पर्वत के रूप में खड़ा है, तो यानी वो ब्लॉक पर्वत हो गया जिसका निर्माण भ्रंश से है। जैसा कि अपन पढ़ते भी हैं कि भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है उनके बीच में। तो जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, तो वो ऊपर उठे हुए भाग को क्या कह दिया जाता है, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। कई बार क्या होता है कि दो भ्रंशों के जो जैसे दो भ्रंश हैं, यानी उन भ्रंशों के जो बीच का भाग यथास्थिर रहता है, ये भाग नीचे धंस जाते हैं, तब उसको होर्स्ट पर्वत कह दिया जाता है। ये यानी होर्ज पर्वत, जर्मनी का जो होर्ज पर्वत है उसके आधार पर इनको होर्ज, कई बार होर्ज पर्वत को और ब्लॉक पर्वत को एक ही मान लेते हैं। थोड़ा सा अंतर है कि जब उत्थान के द्वारा बीच दो समानांतर भ्रंशों के बीच का भाग ऊपर उठेगा तो ब्लॉक पर्वत बनेगा। जब बीच का भाग यथास्थिर रहता है, किनारों वाला भाग नीचे धंस जाता है, यानी तब होर्ज पर्वत का यानी होर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। और कई बार क्या होता है कि ये बीच का भाग नीचे धंस जाता है, यही अपन ने लिखा है कि जैसे ये दो भ्रंश है और ये बीच का भाग है, ये नीचे धंस गया है, ये जैसे नीचे, तो ये भ्रंश घाटी बन जाएगी और ये ब्लॉक पर्वत कहलाएंगे। ये ब्लॉक पर्वतों के नाम से जाने आते हैं। एक होता है संगरित पर्वत। संगरित पर्वत कौन से होते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, मलबा वगैरह है, राख है, लावा है, उसका जमाव कर दिया जाता है, उससे संगरित पर्वत का निर्माण होता है। इनमें से ज़्यादातर पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है, अतः इनको ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। जैसे माउंट किलिमंजारो है, वो एक संगरित पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत का ही उसको अपन उदाहरण लिख सकते हैं। यानी जैसे फ्यूजियामा है, रेनियर है, सस्ता है, हुड है, ये सब संगरित पर्वत हैं। ये संगरित पर्वतों में ज्वालामुखी निर्मित पर्वत सबसे ज्यादा ऊंचे होते। एक आता अवशिष्ट पर्वत, यानी अवशिष्ट रेसिडुअल माउंटेन जिसको कहा जाता है। रेसिडुअल माउंटेन का मतलब जो वलित पर्वत हैं लेकिन अपर्दन और अपक्षय के कारण उनका अधिकांश भाग है यानी अपर्दित हो चुका है, यानी कट चुका है, आज उनका कुछ ही भाग शेष बचा हुआ है, उनको अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन के नाम से जाना आता है। जैसे अरावली किस प्रकार का पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। तो ये सभी अपन ने लिखा है। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के पर्वत हो गए, 5 प्रकार के पर्वत हैं। नंबर दूसरा वर्गीकरण अपन लिखते हैं ऊंचाई के आधार पर ऊंचाई के आधार पर 4 प्रकार के पर्वत हो गए। अधिक ऊंचे पर्वत, उदाहरण यही रहेंगे, कोई अलग नहीं आएंगे। अधिक ऊंचे पर्वत जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक है, उनको अधिक ऊंचे, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, हिमालय, ये सब अधिक ऊंचे हाई माउंटेन आते हैं ये। इसके बाद एक आता साधारण ऊंचाई वाले पर्वत जिनकी ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर है, वो क्या आएंगे, साधारण ऊंचाई वाले पर्वत आते हैं, यानी जिनको अपन रग्ड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यानी जो भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है, यानी उनको साधारण ऊंचाई वाले पर्वतों में अपन रख सकते हैं। कम ऊंचे रफ माउंटेन आते हैं जिनकी ऊंचाई यानी 1000 से 1500 मीटर, जैसे अरावली वगैरह है, इनको घर्षित पर्वत भी कहा जा सकता है। और निम्न पर्वत जिनकी ऊंचाई 700 से यानी 1000 की, जिन पर्वतों की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर होती है, निम्न पर्वतों में आते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत हो गया, ये ऊंचाई के आधार पर यानी वर्गीकरण किया। अब है आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण अपन देखें।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, 2018 आरएस मेंस में आ चुका है। यानी इन आयु के आधार पर पर्वतों का या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखित परीक्षा आरएस मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और रीट के लिए सबसे बढ़िया ये प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से उत्पत्ति के आधार पर कौन सा पर्वत है? तो पूछा जा सकता है चर्नियन, केलोडियन, हर्सियन और वलित पर्वत है। तो इनमें से या अवशिष्ट पर्वत है, उनमें से पूछा जा सकता है। यह प्रश्न पूछ लिया आता है, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? अवशिष्ट जैसे हिमालय दे दिया आता है, एटलस दे दिया आता है, और इसके साथ में अरावली पर्वत दे दिया गया, और यानी जो रोकीज दे दिया, तो कौन सा हो गया? यानी अरावली। पूछ लिया आता है कि गुमुंदाकार पर्वत कौन सा है, या ये पूछा जा सकता है ऊंचाई के आधार पर हिमालय किस श्रेणी में आएगा? अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों में। अब ये आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण किया गया। निर्माण प्रक्रिया क्या? देखो, आयु के आधार पर अब तक 4 प्रमुख पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई। प्रत्येक पर्वत निर्माणकारी हलचल के बाद एक लंबी अवधि तक शांत काल आया है। उस शांत काल में संपीड़नात्मक बल का संग्रहण हुआ, और उस संपीड़नात्मक बल के संग्रहण के बाद में पर्वत निर्माणकारी, जैसे ये शांत काल है, इसके बाद में ये पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई, जिसका नाम चर्नियन हलचल कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन हलचल के नाम से इसको जाना आता है। फिर ये लंबा शांत काल है। इस शांत काल के बाद में पुनः एक पर्वत निर्माणकारी हलचल होती है, जिसका नाम क्या दिया गया? कैलोडोनियन पर्वत निर्माणकारी हलचल। फिर एक लंबा शांत काल आता है, और उसके बाद में पुनः एक पर्वत निर्माणकारी हलचल होती है। उस पर्वत निर्माणकारी हलचल का नाम दिया गया हर्सिनियन हलचल। और उसके बाद में एक जो सबसे लेटेस्ट पर्वत निर्माणकारी हलचल है, अल्पाइन हलचल है। अभी शांत काल चल रहा है। 4 ऑप्शन में दे दिया आता है, और पूछ लिया आता है निम्नलिखित में सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो सबसे नया पर्वत कौन सा हो गया? अल्पाइन। हिमालय कौन सी प्रोसेस में बना है? तो अल्पाइन हलचल। चर्नियन हलचल, यानी 40 करोड़ वर्ष से पहले, जैसे रावली गोपन 65 करोड़, 40 से पहले जो भी पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई है, यानी वो कौन से में आती है? यानी चर्नियन हलचल में आती है, जिसमें अरावली का निर्माण हुआ है, पेनो स्कैंडिनेवियन जो पर्वत हैं यानी उनका निर्माण हुआ है, और कैलोडोनियन यानी ये 40 करोड़ वर्ष से पहले की स्थिति है। 32 करोड़ वर्ष पहले जो पर्वत निर्माणकारी हलचल होती है वो क्या कहलाती है? कैलोडोनियन हलचल कहलाती है। इस हलचल के अंतर्गत यानी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें अपलेशियन पर्वत है, यानी उसका निर्माण होता है, वो कैलोडोनियन। स्कॉटस अपलैंड, यूरोप में स्कॉटस अपलैंड पर्वतों का निर्माण है, वो भी कैलोडोनियन हलचल में हुआ। इसके बाद में तीसरी हलचल आज से 22 करोड़ वर्ष पहले होती है, जिसका नाम हर्सिनियन हलचल रखा आता है। और इस हर्सिनियन हलचल, इसमें होर्ज पर्वत का भी निर्माण होता है, जो जर्मनी का होर्ज पर्वत है। इसके अलावा अपन देखें यंथ्यानशान, अल्टाई, खिंगन, न्यानशान, ये सभी पर्वत हैं हर्सिनियन हलचल में आज से 22 करोड़ वर्ष पहले बनते हैं। और लेटेस्ट जो पर्वत निर्माणकारी हलचल है आज से 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले हुई, जिसको अल्पाइन हलचल, और यूरोप में जो आल्प्स पर्वत है उसके आधार पर इसका नाम रखा गया। इसमें रोकीज, एंडीज, आल्प्स, हिमालय है, इन पर्वतों का निर्माण। इस प्रकार से यानी पर्वत हैं कितने प्रकार के हो गए? तो इन पर्वतों को अपन कह सकते हैं कि 3 प्रकार से, यानी 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। अब जो विश्व का एटलस है इसमें प्रमुख जो पर्वत हैं इनके बारे में, और इनके जो पर्वत शिखर है यानी इनके बारे में अपन देखते हैं कि कौन कौन से जो पर्वत आते हैं। तो सबसे वलित पर्वत है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके पर्वत शिखर है उनके बारे में भी अपन देखते हैं कि ये जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा कि ये हिमालय पर्वत है। नवीन वलित पर्वतों की श्रेणी में आता है। इसमें कई जैसे पर्वत करा यानी जो कराकोरम पर्वत श्रेणी आती है, पीर पंजाल है, धौलाधर है, जो इंडियन ज्योग्राफी है यानी उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। ये यहाँ होने के बाद में जैसे म्यांमार है, अराकान, यामा होते हुए यानी जो अंडमान निकोबार तक फैला हुआ ये हिमालय पर्वत है। और इस हिमालय पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर आता है उस सर्वोच्च शिखर का नाम क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट है।
यानी 8,848 मीटर ऊंचा जो पर्वत चोटी आती है वो कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट है। ये अब इसी के वजह से ध्यानचांद अल्ताई खिंगन है वो आकर के यहाँ पर इसी यानी हिमालय पर्वत का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर अपन देखेंगे पामीर की गांठ भी है, जहाँ पर ये कई सारे पर्वत आकर के मिलते हैं और इन पर्वतों के मिलने के कारण ही पामीर के पठार को पामीर की गांठ भी कह दिया जाता है। इसके बाद आगे अपन लिखते हैं, जैसे ये आल्पस पर्वत आता है, आल्पस और काकेशस पर्वत है। आल्पस पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी आती है माउंट ब्लॉक है। माउंट ब्लॉक पर्वत, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि माउंट ब्लॉक पर्वत है, यानी इस पर भारत का तिरंगा झंडा यूरोप वासियों ने लहराया था आगे, यानी विशेष रूप से भारत ने कोरोना के अंतर्गत यानी यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देशों की यानी जो कोविड-19 के यानी जो एक दवाई के रूप में मलेरिया की दवाई वहाँ पर उपलब्ध करवाई थी, तो उन लोगों ने इसी पर्वत चोटी को तिरंगे झंडे के अंतर्गत समाहित कर दिया था पूरा। तो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट ब्लॉक है। और जो काकेशस पर्वत आता है, इस काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है यानी माउंट अल्बर्ज है, ये इसकी सबसे ऊंची। तो यहाँ पर अपन ने लिखा कि ये सब नवीन वलित पर्वत है, ये हिमालय पर्वत हो गया, ये यहाँ पर अपन ने लिखा काकेशस पर्वत लिखा और ये आल्पस पर्वत अपन ने लिखा। अगला जैसे ये पर्वत है, यहाँ पर अपन लिख रहे हैं कि कौन सा पर्वत है, तो ये एटलस पर्वत हो गया। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें ये एटलस पर्वत है और एटलस पर्वत यानी जो अफ्रीका महाद्वीप का एक नवीन वलित पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी आती है वो माउंट टोबुकल है। लेकिन ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर अपन लिखें तो माउंट किलीमंजारो है। रीट का जो एग्जाम है उसमें आया हुआ प्रश्न है कि माउंट किलीमंजारो कौन से देश में, केन्या और तंजानिया दो पास पास में है, लेकिन ये तंजानिया में है, अधिकांश भाग तंजानिया में आता है। माउंट किलीमंजारो है, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ज्वालामुखी पर्वत है, इसको संगरित पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर अपन ने लिखा है कि ये कौन सा पर्वत आता है, रॉकीज पर्वत हो गया। इधर विश्व का सबसे लंबा पर्वत आता है, वो कौन सा है, एंडीज, ये रॉकीज पर्वत। और इधर अपन ने लिखा है ये कौन सा हो गया, एंडी। रॉकीज की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी आती है जिसका नाम माउंट मेंकिले है, माउंट मेंकिले लिखते हैं। और एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आती है माउंट एकांकागुआ हो गई, माउंट एकांकागुआ है, ये एंडीज पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये नवीन वलित पर्वतों की श्रेणी में अपन, जैसे अपलेशियन पर्वत का नाम सुनते ही ये अपलेशियन पूर्वी भाग में आता है। ये यहाँ पर पश्चिमी घाट है और ये अपन लिख रहे हैं कौन सा घाट आता है, पूर्वी घाट। ये यानी ईस्टर्न कार्डिलेरा यानी पूर्वी कार्डिलेरा, वेस्टर्न कार्डिलेरा, पश्चिमी कार्डिलेरा है ये कहाँ पर आता है, उत्तरी अमेरिका में। और ईस्टर्न कार्डिलेरा आता है यानी वो यानी जो पूर्वी कार्डिलेरा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर अपन लिखें तो उस पर्वत चोटी का नाम क्या बता, ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्वी जो कार्डिलेरा है और इसमें माउंट ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत आता है और इसकी सबसे ऊंची जो एक पर्वत चोटी है उस पर्वत चोटी का नाम है माउंट कोसिसुको। माउंट कोसिसुको है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया की ऊंची पर्वत चोटी है उसमें। और जो अंटार्कटिका महाद्वीप आता है उस अंटार्कटिका महाद्वीप की ऊंची जो पर्वत चोटी आती है उस पर्वत चोटी का नाम है सेंट्रल विन्सन मेसिव। ये सेंट्रल विन्सन मेसिव है। ये सभी पर्वतों के बारे में अपन ने लिखा है कि कौन। अब देखो स्थिति के आधार पर भी पर्वतों का वर्गीकरण अपन कर सकते हैं। स्थिति के आधार पर दो प्रकार, ये एक नया वर्गीकरण अपन लिख सकते हैं। स्थिति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण अगर लिखें अपन, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर और आयु के स्थिति के आधार पर अपन दो पर, एक तो यानी स्थल स्थित पर्वत
और एक अपन लिख सकते हैं सागर स्थित। अब जो स्थल स्थित पर्वत है इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं अपन, एक तो यानी जो तटीय पर्वत और एक अपन लिख सकते हैं आंतरिक पर्वत। अब देखो कि ये जो रॉकीज, एंडीज, एटलस, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये इस प्रकार के हैं तटवर्ती पर्वत है, कोस्टल माउंटेन कह सकते हैं, जो समुद्र के तट के समानांतर फैले हुए हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, तटीय पर्वत। रॉकीज, एंडीज, एटलस और कौन सा हो गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। आंतरिक पर्वत जो समुद्र से दूर स्थित स्थल के आंतरिक भाग में स्थित है, जैसे हिमालय आता है, काकेशस आता है, और यहाँ पर एक अपन यूराल पर्वत लिख सकते हैं, ये आंतरिक पर्वतों की श्रेणी में इनको रखा गया। एक होता है सागर स्थित पर्वत, सागर की जो तलहटी है, नितल है, इस पर भी कई पर्वत हैं जो यानी स्थल स्थित पर्वतों से भी बहुत ज़्यादा ऊंचे, जैसे एटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है, इसके पास में यानी एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है यानी माउंट मोनाकी, जो 9140 मीटर से भी अधिक ऊंचा है, लेकिन वो समुद्र तल से नहीं है, समुद्र तली से है। समुद्र तल से तो केवल 4300 मीटर ही ऊंचा है। इसी पर अटलांटिक महासागर में एंटलीज पर्वत आता है। तो समुद्रों में भी बहुत सारे पर्वत हैं, उनको सागर स्थित अपन पर्वत ही कह सकते हैं। तो ये विश्व के मानचित्र में भी इन पर्वतों का अपन ने वर्गीकरण देखा है कि किस प्रकार से इन पर्वतों का कौन कौन सी दिशा से कैसे ये पर्वत फैले हुए, इनकी ऊंची चोट। अब कई बार ऊंची चोटियों का क्रम भी पूछा जा सकता है कि आरोही या अवरोही क्रम। जैसे माउंट एवरेस्ट है, किसकी ऊंची चोटी है, हिमालय, ऊंचाई 8848 मीटर। बहुत जगह 8850 है, वो अनुसंधानकर्ताओं का काम है। उत्थान की प्रक्रिया इस पर्वत में आज भी जारी है। माउंट किलिमंजारो, इसकी ऊंचाई अपन लिख रहे हैं 5895 मीटर अपन लिख रहे हैं। माउंट अल्बुर्ज है, यानी इस माउंट अल्बुर्ज जो काकेशस पर्वत की ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। और आल्पस पर्वत, इसकी ऊंची जो चोटी आती है माउंट ब्लॉक, इसकी 4810 मीटर। इसका मतलब यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, माउंट अल्बुर्ज, जॉर्जिया है, यानी वहां पर। आल्पस पर्वत, उसकी ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक 4810 मीटर है। रॉकीज पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिले 6194 मीटर ऊंची जो पर्वत चोटी है। माउंट जो मैकिले, उसी को माउंट दिलाले, यानी बराक ओबामा ने इसका नामकरण किया गया था, अलास्का के अंतर्गत आती है। माउंट एकांकागुआ, ये 6959 मीटर ऊंची जो पर्वत चोटी आती है, जो अर्जेंटीना है, यानी यहाँ पर है, ये ज्वालामुखी पर्वत के रूप में इसको जाना आता है। 6959 मीटर ऊंची माउंट एकांकागुआ पर्वत आता है। और सेंट्रल विंसन मैसिव जो अंटार्कटिका में है 5138 मीटर है। और इसके साथ में माउंट किलिमंजारो की चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं कि रीट का जो एग्जाम है यानी इसमें ये प्रश्न आ चुका है। कोसिसुकोय ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 2238 मीटर। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन पर्वतों की जो एक तो प्रश्न आ गया कि जैसे रॉकीज, एंडीज, आल्पस, हिमालय दे दिया या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दे दिया, इनके आगे पर्वत चोटियां जो सुमेलित नहीं, और पूछ लिया कि इनको क्या कीजिए, सुमेलित। या फिर चार पर्वत चोटियां दिया, पर्वत दे दिया कि कौन सा ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो गया, हिमालय। कैसे पता चला, माउंट एवरेस्ट है 8848। लेकिन ये कोई कैसा पर्वत है, सबसे लंबा पर्वत है, यानी जो लंबा 7300 किलोमीटर लंबा पर्वत आ गया। मध्य एटलांटिक कटक भी है, ये इससे बिल्कुल डबल है, 14400 मीटर मध्य अटलांटिकी कटक, जो ओशियनोग्राफी है उसमें अभी अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पर्वतों के एशिया में सबसे ज्यादा ऊंची पर्वत चोटियां हैं। एशिया को निकाल दे तो बाद में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी आती है, माउंट एकांका। ये तो पर्वत। अब इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन, पर्वतों का महत्व, बहुत सारे महत्व अपन लिख सकते हैं कि पर्वत हमेशा पर्यटन को आकर्षित करते हैं। जब भी समय मिलता है घूमने का
अपना मन करता है हिमालय की वादियों में जाने का सबसे ज्यादा मन करता है कि उधर अपने को जाना चाहिए, या राजस्थान में अपन देखते हैं तो माउंट आबू की तरफ अपन रुख करते हैं। तो ये पर्यटन को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं, और नदियां हैं उनके ये उद्गम होते हैं, अनेक जलप्रपात ये बनाते हैं जो जल विद्युत के लिए क्या है महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ इनमें खनिज भी पाए जाते हैं, हालांकि हिमालय पर्वत में नहीं है, नवीन वलित पर्वतों में खनिजों की कमी पाई जाती है। अधात्विक खनिज हो सकते हैं लेकिन धात्विक खनिजों की नगण्यता इनमें पाई जाती है, क्योंकि भूसंगतियां हैं यानी जो सेडिमेंट्स है यानी उनसे इनका निर्माण हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, ऋषि मुनि वगैरह है वो आध्यात्म दर्शन के लिए यहाँ पर जाते हैं। जड़ी बूटियां औषधियों के लिए भी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वर्षा के लिए, जलवायु के लिए सबसे ज्यादा महत्व, बहुत सारे इनके महत्व है पर्वतों के ऊपर। धन्यवाद।